हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं वीडियो और वीडियो री एग्जाम के लिए जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपका है ये, ठीक है ना। ये क्या है आपका पॉलिटी, ठीक है। आप लोग देने जा रहे हैं वीडियो का एग्ज़ाम और देने जा रहे हैं वीडियो का री एग्ज़ाम, ठीक है। वीडियो का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसी का हम आपको पॉलिटी का, किसका, पॉलिटी यानी कि संविधान का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराने जा रहे हैं। और लगभग आपके 25 प्रश्न, लगभग आपके 20 प्रश्न हैं। सॉरी, कितने प्रश्न हैं आपके? 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें आपकी दी गई है और चैप्टर वाइज चैप्टर है। ये आपका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास और इस भारत के संवैधानिक विकास से आपका पहला टॉपिक है और जो कि हम बेहतरीन तरीके से आपको 20 के 20 से क्वेश्चन कराएंगे। बस प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। वीडियो को भी वैकेंसी आ गई है, जानते हैं आपका 1400 प्लस पोस्ट इसमें आई है। वीडियो की न्यू वैकेंसी है और वीडियो एग्जाम जो आपका 2018 वाला दोबारा होने वाला है। इन सब की अगर परीक्षाओं की बात करेंगे ये 26-27 जून को है। तो लगातार प्रैक्टिस अपनी जारी रही है। तो पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन की श्रृंखला है, लगातार हम लोग प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी पॉलिटी का दे रहे हैं, फिर आपको हिस्ट्री का भी देंगे, ज्योग्राफी का भी देंगे, करंट का भी देंगे। बस नॉन स्टॉप आप जुड़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है भैया। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किस अधिनियम के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, ये पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई कि किस अधिनियम द्वारा, हाँ, कह रहा है आपका किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक विकास से आपका पहला प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट, यानी कि किस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम के उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भैया प्रैक्टिस सेट है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भारत का संवैधानिक इतिहास के विशेष महत्व है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की यहीं पर आपकी शुरुआत हुआ था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत भी किया गया था और इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे भैया, एलिजा इम्पे। तो बिल्कुल ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम क्या नाम था इनका, एलिजा इम्पे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है, एलिजा एलिजा इम्पे, ठीक है। ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा बताओ वर्तमान समय में कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं, आपके वर्तमान में आपके 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके कौन है भैया, 50वें मुख्य न्यायाधीश 50वें की बात कर रहा है। तो 50वें कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर हमको बताइएगा। इसे करंट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखिए क्या कर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इस समय यानी कि वर्तमान समय की थोड़ा सा बात करेंगे। इसके अलावा आपके कौन आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार जो है, ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, कौन सा एक्ट था, वुड डिस्पैच 1854 का, वुड डिस्पैच 1854 का। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात करेगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपका चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813
सी वाला कह रहा है चार्टर एक्ट 1853 और डी कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा है, तो भैया इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के बताइए क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट, यानी कि आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है ब्रिटिश सरकार के यानी कि एक्ट था, इसी में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपके दिए गए थे। ये आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हो, याद रख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए क्या करे, खर्च करे। तो इस अधिनियम में और कुछ भी अन्य प्रावधान थे, जैसे कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए इसमें पुनः बढ़ा दिया गया था। आपका चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी का अधिकार कितने वर्षों के लिए? आपका 20 वर्षों के लिए। ठीक है, 20 वर्षों के लिए क्या किया गया था आपका, और बढ़ा दिया गया था। और कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार, यानी कि जो कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था, वो जो है इसमें इस एक्ट के तहत आपका समान हो गया था। और यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार इसका बना रहा है। ठीक है, और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने एवं बसने की अनुमति भी मिल गई है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो भैया अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किस एक्ट, यानी कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इज पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्रीज। तो क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका सही जवाब? फटाफट कमेंट करके आप बताना क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक्ट है भैया कौन सा, चार्टर एक्ट 1833। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है ना, ऐसे ही लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये सब प्रश्न आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ध्यान से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, इस समय जो फॉर्मेट चल रहा है इसमें नहीं वाला खूब चल रहा है, तो नहीं भी ऑप्शन आपसे पुटअप कर सकता है। कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन प्रोविजन ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा इसमें आपका नहीं है। तो भैया देखिए कौन सा नहीं है इसमें, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि ये भी है आपका, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत ये भी है आपका, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन की पद्धति ये भी है आपका, जबकि आपका जो चौथा है वो क्या है आपका, केंद्रीय विधान परिषद में, ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका चौथा वाला ऑप्शन, कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो यही डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं वाला पूछा है तो भैया केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब, तो ये आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ये प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है, तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि है, केंद्रीय विधान परिषदों की सरकारी बहुमत भी है, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति भी है, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित स्थानों को सदस्यों को स्थान नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, धुआंधार तरीके से हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपसे क्या कर रहा है भैया, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनी विधायिका लाया है। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम डे, यानी कि केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनी आपका विधायिका लाया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी लोग धुआंधार तरीके से कमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और कल इसके आगे का जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास तो हो ही रहा है,
और इसके बाद जो कल का आपका टॉपिक होगा, ये कल के टॉपिक की थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप तो ये देखिए, तो आप देखिए इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ये किसकी बात कर रहा है? द्विसदनी विधायिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो द्विसदनी विधायिका जो लाया गया है वो कौन सा एक्ट है? आपका सी वाला ऑप्शन भैया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है ये। तो 1919 एक्ट की बात कर रहा है, तो कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया है? तो 1919 का एक्ट जो है ये आपका द्विसदनी विधायिका लाया है। तो अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे द्विसदनी विधायिका की, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था आपका किया गया। तो प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। ये आपका द्विसदनी मतलब एक प्रथम राज्य परिषद था तथा दूसरी क्या थी? केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। जो राज्य परिषद है वो सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? 60 थी। जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। कितना? 144। केंद्रीय विधान केंद्रीय में यानी कि केंद्रीय विधानसभा में 144, और अगर राज्य विधानसभा की बात करेगा, राज्य परिषद की बात करेगा तो आपके 60 सदस्य, ठीक है। तो इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, यानी कि द्विसदनी विधायिका आपका लाया गया है। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कर आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा भैया आपका संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा, क्या करा आपका संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया है, किस एक्ट के द्वारा ये आपका प्रवृत्त किया है, ठीक है। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल भैया कर जाएंगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारतीय काउंसिल अधिनियम, यानी कि 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ऑप्शन डी है द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें कौन सा भैया आपका सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1935 का सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है आपका, यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया गया है आपका, यानी कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसमें प्रवृत्त किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। 1935 का सी वाला ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। अगर ध्यान से देखें तो अच्छे से अच्छे आप सभी एग्जामों में ये काम करेगा, चाहे वीडियो दीजिए, चाहे वीडियो एग्जाम, चाहे आरओ चाहे जो दीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करें आपका, निम्न में से किस एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता आपकी नहीं है? 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है भैया। तो देख लीजिए कौन सी आपकी 1935 की मुख्य विशेषता आपकी नहीं थी। ये देखिए आपका यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रप्राप्त संकेत था। क्या था ये? बिल्कुल था। और अगर थोड़ा सा बात करेंगे बी वाला ऑप्शन देखिएगा, इसमें बी क्या कह रहा है आपसे? बी वाला ऑप्शन देखिए कह रहा है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल था। कह रहा आपका कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में आपका लागू किया, ठीक है। तो इसको बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका डी वाला ऑप्शन, इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका, यानी कि अवशिष्ट विषय, यानी कि अगर बात करेंगे जो अवशिष्ट विषय है प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ठीक है ना। कितने, यानी किसको आवंटित किया गया था भैया? प्रांतीय विधायिकाओं को, प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखना भाई, अगला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। पॉलिटी का है, अब आपको हिस्ट्री, यानी हर सब्जेक्ट का हम जीएस का प्रैक्टिस कर देंगे। आप बस लगातार करते रहिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था, ठीक है। तो जो संघीय शासन की व्यवस्था है
ये आपका किसने आपका दिया था? तो बिल्कुल याद रखना कौन सा हो जाएगा आपका 1909, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो बताना मेरे प्यारे भाई क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? तो कौन सा इसमें हो जाएगा, यानी कि संघीय शासन की व्यवस्था आपका किस एक्ट में दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो संघीय शासन की बात करेगा तो भैया तुरंत आप भारत सरकार अधिनियम 1935 को आप टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो संघीय शासन की व्यवस्था आपका जो दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए भैया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहे किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था मेरे प्यारे भाई। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1800, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपका भैया इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है आपका किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो जो अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत जो है अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ आपका प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका फिर नेक्स्ट आ गया है आपका, ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आपका ए फेडरल सिस्टम एंड डीआरसी एट द सेंटर ऑफ इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, यानी कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस एक्ट के तहत? भैया देखो ऐसे ही प्रश्न आपके आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आपको याद होता जा रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, द एक्ट ऑफ 1909 के अधिनियम के द्वारा, द एक्ट ऑफ 1919 के एक्ट के अधिनियम द्वारा, यानी कि द एक्ट ऑफ 1935 या नन ऑफ द एबव। क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा किस एक्ट के तहत, तो आपका 1935 सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब हो जाएगा 1935, यानी कि द एक्ट ऑफ 1935 एक्ट के तहत जो है संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना मेरे प्यारे भाई, अगला जी जान लगा देंगे यार, प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लगातार करते रहे। देखिए क्या करे, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था, संरक्षक या गठन किया गया जो आपका क्या कहलाता था मेरे प्यारे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहलाता था। ठीक है, तो अगर भारत सरकार अधिनियम के अधीन संरक्षक न्यायालय का जो गठन किया गया वो आपका क्या कहलाता था भैया, बिल्कुल आपको पता है, यह आपका प्रीवी काउंसिल, बी वाला आपका उच्चतम न्यायालय, सी वाला उच्च न्यायालय और डी है क्या आपका संघीय न्यायालय। तो भैया यही डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह आपका फेडरल, यानी कि बात कर रहा है किसकी भैया, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की यानी कि बात आपका संघीय न्यायालय आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा भारत से अलग हुआ भैया, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपका भैया क्या हो जाएगा, बहुत ही चर्चा में आपका ये एक्ट कौन सा है, 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी के अंतर्गत जो है इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से क्या हुआ था, आपका अलग हुआ था। ठीक है, वर्मा भारत से क्या हुआ था भैया, आपका अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है आपका इन द फेडरल एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेजिडरी पावर्स ऑफ व्यू गिवन टू द, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां आपका किसे दिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया मेरे प्यारे भाई, संघीय विधानमंडल को, यानी कि गवर्नर जनरल को, ठीक है,
गवर्नर जनरल को। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, प्रांतीय विधानमंडल, यानी कि प्रांतीय विधानमंडल को, या आपका प्रोविंशियल गवर्नर यानी कि प्रांतीय राज्यपालों को। ठीक है, प्रांतीय राज्यपालों को। तो भैया क्या इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां इसमें आपकी किस में आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये गवर्नर जनरल को किसे आपका दिया गया है भैया, आपका गवर्नर जनरल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। सही लगा रहे हैं टिक की नहीं। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। और क्योंकि एक महीने में आप हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बस आप प्रैक्टिस लगातार आप करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा आपसे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, जो आपका पावर का डिवाइडेशन हुआ है, ये आपका किस एक्ट के आधार पर यह आपका हुआ है। ठीक है, तो ये आपका किस एक्ट के आधार पर आपका हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान की बात कर रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, फटाफट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना पर ये आपका आधारित है। तो भैया सी वाला ऑप्शन, यानी कि 1935 एक्ट हो जाएगा आपका सही जवाब, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है यह आपका क्या किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच आपका शक्तियों का विभाजन किया जाता है, इसी पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न धुआंधार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वीडियो के लिए। इस बार आपका वीडियो आर पार कर देना है। ठीक है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो इलेक्शन का फायदा भी उठाइए, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो आप पीईटी जो एग्जाम दिया होगा 2022 का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत बना सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका कब पारित आपका किया था। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका ब्रिटिश संसद की, ठीक है ना, किसकी हम बात करेंगे भैया, ब्रिटिश संसद की। तो ये आपका कब पारित किया था, जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में, आपका अगस्त 1947 में। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन, यानी कि जुलाई 1947 की बात है, और जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका पारित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन फिर आ गया है आपके स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपका भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, वीडियो में भी आपका बन सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके कौन थे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को अगर करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे भैया, कर जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होगा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके कौन थे भैया, सिराज गोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी पूछा गया आपसे प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका प्रथम आम चुनाव की बात कर लिया मेरे प्यारे भाई। ये कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव आपके कब हुए थे। तो प्रथम आम चुनाव आपके 1952 में आपका हुआ था। अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1991, ठीक है ना, 25 अक्टूबर 1951, सॉरी 25 अक्टूबर 1951 की हम थोड़ा सा बात करेंगे। और इसी एक्ट के तहत, यानी कि 25, हाँ बिल्कुल देखिए, अगर थोड़ा सा बात करते हैं 25 की, यानी कि आपके जो ये आपका प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 1952 तक आपका चला था। 1951 से 1952 तक ये आपका चला था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव ये हुआ था। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में और भी बातें करें, यानी कि यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था जब ये इलेक्शन हुआ था। तो टोटल कितना भैया, 489 सीटों के लिए आपका यह चुनाव आपका हुआ था। ठीक है, जिसमें से कांग्रेस को कुल 164 सीटें मिली थी। जो आपकी कांग्रेस है, इसको कितनी मिली थी भैया, कुल 164 सीटें आपकी हासिल हुई थी।
प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 17 मई 1952 को हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। आपका देखिए, ये भारत सरकार अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव और आपका अगस्त प्रस्ताव या बेवल योजना, इसमें मैच कराना है। तो भैया भारत सरकार अधिनियम तुरंत आप याद करिएगा। जो भारत सरकार अधिनियम है वो आपका क्या है भैया, आपका 1935 का एक्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव है, ये क्रिप्स प्रस्ताव ये आपका कब है, 1942 है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव यह आपका 1942 है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 है, अगस्त प्रस्ताव 1940 और बचा आपका विवश प्लान तो 1945। ठीक है, तो ऐसे आप राइट कर लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर ये सब प्रश्न आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई, 1935 यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्त आपकी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आपकी वैशिष्ट युक्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, केंद्र के साथ साथ, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, या आपका द्विसदनीय विधानमंडल, या प्रांतीय स्वायत्ता, या एट एन ऑल इंडिया गवर्नमेंट यानी कि एक अखिल भारतीय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन सा युक्त इसमें आपका नहीं है। ठीक है, हाँ, कौन सा विशेष विशेष आपका युक्त नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, इसको कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, कौन सा आपका नहीं है, तो केंद्र में यानी कि केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्न के कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में आपका द्वैध शासन नहीं है। ठीक है, जबकि द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल परिषद ये भी आपका है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ परंतु महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव आपका नहीं है। यानी कि विच वन द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935। यानी कि निम्नलिखित कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एक अस्थायी अवयव नहीं है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण एक अस्थायी अवयव नहीं है। तो देखिए क्या इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया सही जवाब, देखिए इसमें देश के लिए लिखित संविधान, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है आपका विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी दिया है कि एक संघ की योजना पर विचार, या ऑप्शन डी दिया है विधानमंडल के जरिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। ठीक है, तो ये आपका क्या सही जवाब हो जाएगा भैया, इसमें बिल्कुल आप देख लीजिएगा क्या इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें कौन सा है, तो देश के लिए लिखित संविधान, या आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि आपका निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है। तो आपका महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव कौन सा नहीं है भैया, देश के लिए लिखित संविधान, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि भी आपका राइट होगा। ठीक है, और एक संघ योजना पर विचार ये भी आपका राइट होगा। इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना भी आपका देख लीजिए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि देश के लिए लिखित संविधान, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आपका टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था पॉलिटी का,
अभी आपको हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, सारे के सारे लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एक भी क्वेश्चन हम जीएस का बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। जी जान लगा देंगे आपके लिए 26-27 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है। इसके साथ साथ जो वीडियो की न्यू वैकेंसी आई है उसका भी जो एग्जाम होगा, अभी से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपका इलेक्शन आ रहा है इसका आप लोग भी फायदा उठाइए, ठीक है। जैसे वो लोग फायदा उठाते हैं कि आपकी जब इलेक्शन आता है तो ढेर सारी वैकेंसी आती है, वैसे आप लोग भी फायदा उठाइए कि इलेक्शन आया है तो इस बार एक सीट अपनी ले लीजिए। अपनी सफलता हमारे साथ सुनिश्चित भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करिए, फैलाइए लोगों तक कि यहां से प्रश्न आपके आ जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर है, कल की क्लास में हम आपको बेहतरीन तरीके से संविधान सभा के बारे में बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।